उसके एहतसाब की बात हो रही है जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। जेआईटी को भी बताना चाहता हूँ, ये पीटीआई को भी बताना चाहता हूँ, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। धर्मों का सर्कस शुरू किया गया इस मुल्क के अंदर, आइन और कानून के कफन तैयार होते रहे, ये तमाशा रचाया हुआ था। हमने फितना और फसाद की कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया, ऐसे लोगों के सामने सर झुकाना सीखा ही नहीं। ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना है जो इस्तीफा दे? रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं भीख में। खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। तुम्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए इस्तीफा मांगते हुए नवाज शरीफ से। जो मैं सर बेसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आपने आगाज में सुना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बड़े शेर भी पढ़ रहे थे, अपनी दिल की भड़ास भी निकाल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि उनका एहतसाब नहीं हो रहा, ये इस्तेहसाल है। और ये एहतसाब कर कौन रहा है? बड़ी खुलकर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या वो अदालत को ये बातें सुनाना चाह रहे हैं या फिर जेआईटी के लोगों को ये बातें सुना रहे हैं? साथ में अपोजिशन को भी अच्छा खासा रगड़ा दिया। आज और कल भी उन्होंने यही फरमाया था कि उनका कसूर क्या है। तो आज मौजूद जज साहिबान ने कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, और उनका सिर्फ ये कसूर है कि इन पर यह इल्जाम है कि वो लंदन फ्लैट्स के मालिक कैसे बने। बाकी मामलात भी साथ साथ आते जा रहे हैं, जैसे जालसाजी की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है, या अदालत को गुमराह किया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त अदालत में पेश किए जा रहे हैं उस पर भी अच्छी खासी आज अदालत ने खिंचाई की। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे, दीगर कानूनी मामलात को भी उठाएंगे। सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस पे हमारे साथ खुसूसी तौर पर आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू रहेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब चौधरी बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं सेनेट में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले तो लीगल मामला तो डिस्कस होंगे। वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर है, कुछ हमने आपको क्लिप्स उनके सुनाए, वो ये कह रहे हैं कि मेरा एहतसाब नहीं इस्तेहसाल हो रहा है। वो ये किसको सुना रहे हैं? अदालत को सुना रहे हैं, जेआईटी को सुना रहे हैं, या सिर्फ आप अपोजिशन को सुना रहे हैं? नहीं, जब वो कहते हैं कि मेरा इस्तेहसाल हो रहा है और इसको कोई नहीं मानेगा, ये जब कहना है कि कोई नहीं मानेगा, ये अदालत को सुना रहा है। अच्छा, अदालत को डायरेक्टली? हाँ, कोई नहीं मानेगा आपके फैसले को, मेरे खिलाफ फैसला तो आना है ना। ठीक ठीक। अभी तो जेआईटी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो तजावीज होती है या कुछ मतलब एविडेंस कलेक्ट करके ओपिनियंस होती हैं, आरा होती हैं, वो फैसला नहीं होता। वो अभी तो राय आई है जॉइंट जेआईटी की, तो ये तो सुना रहे हैं डायरेक्टली अदालत को कि वो ये कह रहे हैं कि फैसला आया तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर आप देख रहे हैं अनारकी देख रहे हैं, तसादुम देख रहे हैं, महाजराई देख रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, यानी आप पे हल्ला बोल देंगे लोग। अच्छा, इन्होंने हल्ला बोला हुआ है, इन्होंने हमला किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में 600-700 बंदा लेके लाहौर से बसों में भर के ले गए थे। और वो इनके वो आजकल जो वुज़रा हैं, इम्पोर्टेंट वुज़रा, वो उन वीडियोस में नजर आते हैं। और 3-4 को कुर्बानी का बकरा बना दिया था, अख्तर रसूल, तारिक अजीज जो कॉम्पियर होते हैं, और मियाँ मुनीर एक एमपीए थे लाहौर के, उनको कुर्बानी का बकरा बना के उनको सजाएं करवा दी, खुद बीच में से निकल गए। और हमला चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम पे कराया। चीफ जस्टिस और 5-4 जज बैठे हुए थे, वो कुर्सियां फेंक के भागे, उन मजबूर हुए भागने पे, क्योंकि अदालत ने नवाज शरीफ को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, यही सुप्रीम कोर्ट था, यही बिल्डिंग थी, इसी के गेट से छलांगे मारते वो गए थे, दरवाजे शीशे तोड़ते हुए। तो अभी वो ये सुनाना चाह रहे हैं कि ये फिर लोग नहीं मानेंगे, अगर आपने उनके खिलाफ कोई फैसला दिया तो फिर वो 90s वाला मंजर होगा। हाँ, वो तो यही कह रहे हैं, वो तो बात ही ये कह रहे हैं। तो सर, ये फिर डायरेक्टली तौहीन अदालत के जुमरे में आता है कि जब मामला सब जुडिस हो और आप तकारीर के जरिए पब्लिक गैदरिंग में इस तरह की चढ़ाई करें अदालत के ऊपर, तो ये तौहीन अदालत, खासकर अगर आप कहें कि ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल हो रहा है। हाँ,
वो तौहीन अदालत के जुमरे में तो बहुत कुछ आता है, पर अदालत इस पे तो नोटिस नहीं लेगी। अदालत अपना काम कर रही है इस वक्त, और लेकिन अभी बड़ी नरमी कर रही है अदालत। अच्छा, आपको लग रहा है क्योंकि अभी खासा टाइम दे रहे हैं। जेआईटी के लोगों के बारे में इन्होंने कहा था ना कि हमें वहां पे चढ़ाई की गई, हम पे दबाव था, हम प्रेशर में थे। आप भी देखते थे कि वो जेआईटी के पेश होने से पहले बड़े जबरदस्त तरीके से जाते थे और अंदर से जो भी निकलता था बड़ा संजीदा, रंजीदा और गुस्से में होता था। तो आपको क्या लग रहा है, ये अदालत ने भी आज कहा है कि आप जेआईटी पे आप अब उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर आप बात ना करें, आप मेरिट पे बात करें, आपने जो सबूत देने हैं वो आप हमें दें। लेकिन आज वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए उस पर भी एतराज हुआ कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स तो ये बनाते जा रहे हैं, इन एक झूठ बोलो तो फिर 100 झूठ बोलना पड़ता है उसको उसकी तकवीयत के लिए। तो ये इसमें फंसे हुए हैं। असल में वाकया ये हुआ कि जब फरवरी 2016 में ICIJ ने जब ये 1.25 करोड़ डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनको खंगाल के उनमें देखा कि नवाज शरीफ के खानदान का भी नाम आ रहा है, तो मरियम को और हुसैन नवाज को उन्होंने फ़ोन करके इतला दी कि कोई हम ये खबर ईमेल्स रिलीज करने वाले हैं, तो अगर आपका कोई मौक़िफ़ है इस पे तो आप बता दें। ये पैनिक कर गए। ये फैमिली मिली, इन्होंने कहा ये तो नाम आ जाएगा पनामा में। ये फरवरी में 3 अप्रैल को पनामा आया, 3 अप्रैल को। तो इन्होंने फरवरी में ये मीटिंग्स की तो फैसला किया कि हम पहले से ही इसको ओन कर लेते हैं। अच्छा। कि ये हमारी है, पर वो थी मरियम के नाम। मरियम का करियर ये बचाना चाहते थे, तो हुसैन को जिम्मेदारी दी कि तुम क्लेम कर दो, तुम इंटरव्यूज दो और उनमें कहो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, हमारे हैं। और जब ये अखबारों में आएगी, मीडिया पे आएगी, लोग बातें करेंगे तो हम कहेंगे हमने तो पहले से ही बता दिया था, हमने कौन सा छुपाया हुआ है, और लोग ठंडे हो जाएंगे। वो 4 इंटरव्यूज उससे करवा दिए हुसैन नवाज से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हैं, मेरी बहन के हैं, मेरी बहन ही ट्रस्टी है, ये ट्रस्टी है बिल्कुल, और मैंने खरीदे हैं। उसने कहा मैंने खरीदे, जद्दा की अल अजीजिया स्टील मिल बेच के मैंने खरीदे। बिल्कुल। अब वो जब खरीदे तो अब बहन को बचाना था, और 4 इंटरव्यूज उसने दिए, वो चारों मुतजाद थे। लोगों ने दिखाने शुरू कर दिए, आप जैसे एंकर्स ने, कि ये देखें ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। ये और पैनिक किए। 3 अप्रैल को द न्यूज ब्रोक अक्रॉस द वर्ल्ड, और कई लाख आदमी बिल्कुल इसकी जद में आए, बिल्कुल इसकी जद में आए, जिसमें अमिताभ भी आया, ऐश्वर्या राय भी आई, और बहुत सारे लोगों की ऑफशोर कंपनीज निकली जिन्होंने टैक्स बचाया, अपनी आमदन को बचाया। तो इनके भी आ गए। इनके जब नाम आए तो इन्होंने ये कैजुअली करना शुरू किया कि पहले तो कि जी हमने तो कह दिया था, पहले ही कह दिया था। 3 अप्रैल को आए। 4 अप्रैल को भुट्टो शहीद की बरसी के दिन गड़ी खुदा बख्श में मैंने तकरीर की ही इस पे। अच्छा। मैंने कहा ये पनामा आया है, ये लीक्स जो हुई है इसमें ये चोरी पकड़ी गई है इनकी, इन्होंने रिश्वत ली है, ये है वो है वगैरह, मैंने की ही इस पे। से कंपैरिजन करके वो भी वजीर आजम था जिसपे कोई एक तरफ नहीं आया करप्शन का, उसको झूठे केस बना के कत्ल का और उसको फांसी देनी पड़ी, पर करप्शन का कोई नहीं था बना। तो उसके बाद सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान में तवज्जो पनामा पे हो गई। वो सारों ने शुरू हो गए। जब सारे शुरू हो गए तो फिर नवाज शरीफ मजबूर हुआ। 2 दफा इसने खिताब किया कौम से, और 1 दफा खिताब किया कौमी असेंबली में, और उनमें आपस में उनमें मुतजाद बातें। और इन 7 तकरीरों में और इंटरव्यूज में कहीं कतरी का नाम नहीं आया, बिल्कुल नहीं था, कहीं कतरी का नाम नहीं आया। इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट में चलना शुरू हो गई इमरान खान की पिटीशन, और जी। अब जब वो चलना शुरू हुई, उधर से नोटिस आए, तो इन्होंने ये कतरी को सुप्रीम कोर्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, कतरी का खत। अब एक जगह आप कह रहे हैं कि मैंने खरीदी,
अल अजीजिया मिल बेच के, दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट में आप हल्फ साथ होता है। जी जी, हल्फन जो डॉक्यूमेंट आप फाइल जो कहूंगा सच कहूंगा, वो हल्फ एफिडेविट उसके साथ होता है। दूसरे में आप हल्फन कह रहे हैं कि ये कतरी शहजादा था और उसने मेरे नाम की क्योंकि सर जजेस भी यही कह रहे हैं ना, हम भी 1.5 साल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हम फ्लैट्स की मलकियत के बारे में पूछ रहे हैं, और आज तो उन्होंने ये कहा कि मलकियत साबित नहीं होती तो मलबा फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर पे गिरेगा। फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर नवाज शरीफ जाना है ना। ये तो बड़ा सिंपल केस है, इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब वो बेटे की है, बेटी की है, बाप की है। अगर किसी डीएसपी के बेटे के 3 प्लॉट डिफेंस में निकल आए, पकड़े जाए, तो नैब ने जाके डीएसपी वालिद साहब को पकड़ना है, बेटे को तो बाद में पकड़ना है। पर यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते जी अरसलान इफ्तिखार का जो केस था उसमें उनके वालिद साहब को मालूम नहीं था कि अरसलान के जराए आमदन क्या थे और उसके असासे क्या थे, तो इधर नवाज शरीफ साहब को क्या मालूम है। सर वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जेआईटी वालों ने पूछा, मोहम्मद हुसैन आपके खालू थे, ये पार्टनर थे, उन्होंने कहा वो कौन थे। तो ये इस तरह की चीजें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, पूरा खानदान इसमें फंसेगा? मरियम फंस रही है, हसन हुसैन और प्लस नवाज शरीफ साहब, कैप्टन सफदर, सब फंस रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फंस रहे हैं वो कैप्टन सफदर, हुसैन, नवाज और मरियम। ये उस डॉक्यूमेंट पे फंस रहे हैं कि जो इन्होंने फोर्ज किया है, फैब्रिकेट किया है, जो डॉक्यूमेंट 6 फरवरी 2006 का एक ऐसे रस्मुल खत में है, कंप्यूटर के रस्मुल खत, यानी फॉन्ट रस्मुल खत हुआ ना, आपके नाजरीन के समझने के लिए। फॉन्ट कई दफा नहीं समझ आती, जो कंप्यूटर खुद नहीं करता, वो कंप्यूटर पे ऐसे रस्मुल खत पे करते हैं कि जो रस्मुल खत उस वक्त कमर्शियली था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, किसी के कंप्यूटर में ही नहीं था। अब वो कहलाता है लॉयर्स फॉन्ट। वकीलों की फर्म उसी को प्रेफर करती हैं। वो पहले टाइम्स रोमन और टाइम्स न्यू रोमन को करती थी, पर अब इसको करती हैं। मैं अभी तक टाइम्स न्यू रोमन को पे ज्यादा करता हूँ इस्तेमाल। पर कैलिबरी जो है, कैलिबरी जब आ गया उस वक्त था ही नहीं। इन्होंने 2016 में या 17 में गालिबन ये खत बनाया, ये ट्रस्ट डीड बनाई जी जी। अब ट्रस्ट डीड टाइप की है जो अवेलेबल इस वक्त मुहैया है, फॉन्ट रस्मुल खत। वो जब जीआईटी ने एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये रस्मुल खत 2006 में तो था ही नहीं, बिल्कुल, तो ये तो बाद में बना है। तो इस पे ये जालसाजी के जुमरे में आएगा? ये जालसाजी के जुमरे में तो इस पे सर ये भी जरा हमारे नाजरीन को बता दें, जालसाजी की सजा क्या होती है अदालत में? अगर इस तरह के आप पेपर फेक जमा कराएंगे तो उसकी सजा क्या बनती है? 1900 कहता हूँ, दफा 193 ताज़ीरात पाकिस्तान और दफा 466 ताज़ीरात पाकिस्तान, ये लगती हैं, इनके तहत 7 साल है। अच्छा। पर दफा 467 467 भी लगती है। अच्छा। आप उसको गौर से पढ़ें तो वो भी लगती है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फोर्ज करना जिससे आप सिक्योरिटीज या प्रॉपर्टी किसी किस्म की उसको इधर से उधर कर सकते हो, जिस तरह ट्रस्टी कर सकता है, और उसकी उम्र कैद है। तो इस पे लग रहा है ये इनके तीनों बच्चे इस पे जाएंगे। तो मियां साहब के हवाले से उन पे क्या होगा? उन पे भी यही फॉर्जरी वाला मामला आएगा प्लस या सादिक और अमीन वाला आएगा? जैसे आप कह रहे थे ना कि एक तकरीब पार्लियामान के अंदर थी, 2 कौम से खिताब थे, फिर जेआईटी के अंदर बहुत कुछ कहा, तो अदालत के अंदर भी जो चीजें जमा कराई गई वो भी बहुत अजीबो गरीब किस्म की हैं। तो मियां साहब पे क्या आपको लग रहा है कि कौन सी? सादिक और अमीन तो बहुत छोटा पीछे रह गई बात। अच्छा। वो तो नाअहली की बात है कि वो नाअहल हो गया, जिस तरह यूसुफ रजा को नाअहल कर दिया उन्होंने, वो नाअहल हो गए। ये तो बहुत सीरियस जराइम में फंसे हैं ना, इनकी कॉन्डक्ट बड़ी सीरियस है, बड़ी सीरियस इन पे। आज इन्होंने एक डॉक्यूमेंट ऐसा पेश कर दिया है जो कि जिस दिन उसकी नोटराइजेशन हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था।
अब ये चीज इन्होंने ये पता नहीं किया, वो जाहिर है उस दिन तो नहीं बना होगा, बाद में बना हुआ है, हाल ही में बना है, हाल ही में बना है। अगर उसकी फोर्जरी साबित हो जाए, फिर जफर हिजाजी के केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बराह रास्त आते हैं, एज दी प्रिंसिपल अक्यूज्ड आते हैं। अच्छा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी थी इस बात पे कि उसके इमा पे वो कत्ल किया गया था। कत्ल उनको मौजूद, मौके पे तो मौजूद नहीं थे, शहीद मौके में तो मौजूद नहीं था, उसको इमा केस जोड़ के किसी तरह कर दिया। इधर तो जो हिजाजी है उसने अगर रद्दोबदल किया रिकॉर्ड में, अगर किया है, जिसके शवाहिद मिलते हैं, अभी तक तो मिलते हैं, तो उसने को अपने इनके लिए तो नहीं किया, उसको यूं ही ख्याल तो नहीं आ गया कि कर दो। उसने मियां नवाज शरीफ के फायदे के लिए किए, और मियां नवाज शरीफ के कहने पे किए होंगे, या मियां नवाज शरीफ ने कहा होगा, या वो कहते हैं कि उसके बहुत करीब है इसहाक डार के कहने पे। अब वो उसको उस पे मुकदमा चलेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि किसके कहने पे, वो जिसके कहने पे और जिसके बेनिफिट के लिए किए गए हैं, वो भी फौजदारी मुकदमे में उसके साथ फंसता है। अच्छा, तो इसका मतलब है बहुत सारी सजाएं हो सकती हैं। सादिक अमीन वाला मसला, जालसाजी वाला मसला, टेम्परिंग वाला मसला, अमीन तो आपने कहा ना ये तो छोटा मामला है, तो अब छोटा मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और प्लस सजाएं देख रहे हैं आप। 63 तो माइनर मैटर, वो तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अब फिर उनका जो बतौर वजीर आजम आप हलफ लेते हो कि मैं पाकिस्तान से वफादार रहूंगा और पाकिस्तान के अलावा किसी से मेरी वफादारी नहीं होगी, वो अकामा भी आ गया। और आपकी एक गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत निकल आती है, आप वजीर आजम पाकिस्तान के हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान हो, और मुलाजिम एक गैर मुल्की कंपनी के हो, और वो इन्होंने डॉक्यूमेंट डिनाई नहीं किया, ये कहते हैं तनख्वाह नहीं ली हमने 10,000 दिरहम उसके तहत, पर उसमें है कि 2014 तक ये तनख्वाह लेते रहे हैं। अब अगर तनख्वाह भी लेते रहे हैं, फिर तो मतलब है और सबूत ऊपर सीमेंट लग गया ना। सर ये तो इस वेरी फनी ना, वो कहते हैं कि ये अकामा के लिए हमने किया था, ये कंपनी ऑफशोर के लिए बनी, दुबई जाते हैं, आपको जब वीजा लेना पड़ता है तो अकामा के लिए हमने किया था कि डायरेक्टली चले जाएं, और ये वीजे वाला मामला था। ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकता है? ये मियां साहब को इस तरह के वीजों की जरूरत है? नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। तो इसकी सजा तो मतलब है ओथ की वायलेशन है, वो तो बहुत सीरियस ऑफेंस है, वो तो सेडिशन भी आएगी। अच्छा। वो तो बगावत भी आएगी, ओथ की वायलेशन है, अपना हल्फ लिया हुआ जो है उसकी, और एज वजीर आजम हल्फ लिया हुआ और मुलाजमत कर रहे हो मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पे कैपिटल EPZ पे, जो UAE की कंपनी है। ठीक, तो इसका मतलब उन पे संगीन दफात लग सकती हैं। अभी आपको जो दीवार पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है कि क्या होगा? अदालत कोई माइल्ड, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है ना, हमारे जी एक वजीर आजम को लटका दिया, एक को खड़े खड़े घर भेज दिया, तो यहाँ पंजाब का वजीर आजम है, लाहौर का वजीर आजम है, तो उसके साथ जरा नरम रवैया होगा। अभी आपको क्या लिखा हुआ कोर्ट का माजी है उसकी नजर में देखो तो इनका रवैया सुप्रीम कोर्ट का मियां बरादरान पे बहुत नरम रहा है। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत डिसमिस हुई, 3-4 मिसालें देता हूँ, 4-5। 93 में डिसमिस हुई इस बुनियाद पे कि उन पे करप्शन के इल्जाम थे, साबित नहीं हुए थे, इल्जाम थे। इसहाक खान ने 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको रिस्टोर किया। डॉक्टर नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे, उनके अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का बेंच था कि करप्शन के इल्जामात पे आप गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते, असेंबली को डिसमिस नहीं। 3 साल बाद नवंबर 1996 में बीबी शहीद की हुकूमत डिसमिस हुई, उस पे करप्शन के इल्जामात थे, साबित नहीं हुए थे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इल्जामात काफी हैं घर भेजने के लिए। इन्होंने हमला किया जो मैं बता चुका हूं सुप्रीम कोर्ट को, इनको कुछ नहीं किया कहा गया। ये इनकी सजा हो गई नवाज शरीफ को। ये सऊदी अरब से वापस आए,
एक इनको नज़रसानी की दरख्वास्त देने की इजाज़त दी गई जो तकरीबन 10 साल ज़ायदुल मियाद थी, तकरीबन 10 साल ज़ायदुल मियाद थी, वो इनको दाखिल करके और इनको बरी कर दिया गया। इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने किड ग्लव्स के साथ हैंडल किया है। बड़ा नखरे के इनके नखरे सहे हैं। सर अभी तो उनको सिसिलियन माफिया भी कह दिया, गॉडफादर भी कह दिया, ये वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जजेस को नहीं कहना चाहिए था। तो ये अब क्या आपको लग रहा है कुछ नरम रवैया आप कह रहे हैं दस्ताने पहने हुए कोई फैसले? अभी भी मैं तो समझता हूं नरम रवैया। अच्छा नरम रवैया इतना सर? वो जो जफर इजाजी के खिलाफ केस बनवा दिया उन्होंने। वो केस तो बनना साथ नवाज शरीफ पे चाहिए था ना, उसको साथ मुल्जिम होना चाहिए था, उसको मुल्जिम क्यों नहीं बनाया? जब वो तो जमानतें लेता फिर रहा, टेम्परिंग हालांकि नहीं, तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं बनाया गया? उस पर्चे में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो पर्चा हुआ सही, और FIA ने बड़ा नरम पर्चा किया है। फिर देखें इन्होंने एक और वाकया आपको बताऊं, इन्होंने वो जो सैफुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने और वजीर कानून, उस वक्त के वजीर कानून ने दबाव डाला 2 जजों पे कि बीबी और शहीद को और आसिफ जरदारी को आज ही सजा दो, कल सजा दो, ज्यादा से ज्यादा सजा दो, 7 साल सजा दो। जज साहब ने कहा 5 साल दूंगा, उसने कहा नहीं थोड़ी है, उसने कहा सारी जायदाद जब्त कर दूंगा उनकी, उन्होंने कहा करो कल, फिर हम मियाँ साहब से माफी मांगने चले जाएंगे। वो टेपें चली सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल वो हुआ सारा कुछ। जो 3 जज फारिग हो गए, 3 जज, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का और 2 जज फारिग हो गए, नौकरियों से अपने ओहदों से गए, लेकिन इनकी तरफ किसी नहीं देखा जो जिनकी ईमा पे ये सारा कुछ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान की अदलिया ने बड़ा, ये मॉडल टाउन के बिल्कुल उस पर भी सर JIT बनी थी, वो भी दबा के अभी तक वो जो रिपोर्ट बाकर नजफी की है, जस्टिस बाकर नजफी की, वो दब गई है एग्जैक्टली। और JIT इन्होंने अपने मर्जी की बनाई, जिसने सारे पुलिस अफसरों को, ASIs SIs को, सब इंस्पेक्टर्स को आगे करके मुल्जिम करा दे दिया और बीच में से निकल गए, 14 बंदे मर गए। बिल्कुल उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है। सर हमें एक ब्रेक लेनी है और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि मामला मजीद आगे कैसे जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई नरम रवैया रखेगी? लेकिन बहरान दर बहरान लगता कुछ ऐसे ही आ रहा है। नवाज शरीफ साहब को डर है कोई साजिश उनके लिए बन रही है, उस साजिश के ताने बाने कभी ऑपोजिशन की जानिब इशारा करते हैं, कभी किसी तीसरे कुव्वत की जानिब इशारा करते हैं। असल कहानी क्या इसमें मजीद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में पैनामा फैसले के हवाले से, इसके क्या पाकिस्तान की सियासत पर असरात हो सकते हैं, अगले आने वाले चंद दिन कितने अहम हो सकते हैं, और कोर्ट में जो चीजें जिस तरह से पेश की जा रही हैं या बयान की जा रही हैं उस पर जजेस क्या कह रहे हैं। और एतजाज साहब को ये लगता है कि उन पर कुछ अभी भी हाथ होला रखा गया है। इसकी वजह हमने उनसे जान ली कि माजी की भी कुछ उन्होंने मिसालें दी। सर आगे क्या देख रहे हैं? आपने कहा ना एकदम से सजा नहीं हो गई, मामला फौजदारी होगा, ट्रायल कोर्ट में भी जाएंगी चीजें। प्राइम मिनिस्टर अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, इन हाउस चेंज, क्योंकि कह रहे हैं कि किसी पे उनको इतना ट्रस्ट नहीं है, तो क्या आपको क्या दिख रहा है कि कितनी जल्दी लीडर ऑफ द हाउस पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ने 2-3 फैसले करने। एक तो जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है, वो हुक्म जो 5 जजों ने मुश्तरका तौर पे दिया, इख्तलाफ के बाद 5 जजों ने मुश्तरका तौर पे जो फैसला दिया वो असल में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा ठीक है। उसमें 5 पैराज हैं, चौथे पैरे में है कि फैसला करेगा कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 यानी मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार देना है कि नहीं। ठीक। तो एक तो ये फैसला है सही, पैरा 4 के। ठीक। पैरा 3 के तहत फैसला कर रहा है कि रिस्पोंडेंट्स जो है और दीगरान जो इनके साथ हुए हैं उनके खिलाफ क्या कोई फौजदारी मुकदमात बनाने हैं, यानी रेफरेंस नैब ऑर्डिनेंस को फाइल करनी है कि नहीं, फौजदारी मुकदमात, उसके लिए जमानत करानी पड़ती है, उसके लिए मतलब मुकदमा चलता है, फिर पेशियां भुगतनी पड़ती हैं। पहला फैसला तो
फर्ज करो कि नाअहल करार दिया, उसमें मैं आता हूं अभी। दूसरे फैसले में, दूसरे हिस्से में ये फैसला करना होगा कि किस किस के खिलाफ, अगर करना है तो किस किस के खिलाफ फौजदारी मुकदमा बनना चाहिए। ठीक है। फौजदारी मुकदमे में मैं समझता हूँ पहला बंदा जो आता है बीच में से, इनमें से, वो पहले तो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस केस में मुल्ज़िम बनते हैं जो जफर एजाजी के खिलाफ है। अच्छा। जिसने SCCP का रिकॉर्ड रद्दोबदल किया है, और उसमें वो चूंकि बेनिफिट इनके बेनिफिट में किया है, और बज़ाहिर अगर इनके ईमा पे नहीं किया तो उसने करना ही क्यों था। सही। तो वो केस पेंडिंग है, उसमें मियां नवाज शरीफ का नाम ऐड होता है, जिसके लिए जिसके बाद उनको जमानत करानी पड़ेगी। और क्योंकि सदर वाला इस्तिस्ना वजीर आजम को नहीं है। अच्छा, ठीक है। सदर को इस्तिस्ना मुकम्मल है, मुकम्मल। वजीर आजम को मुकम्मल नहीं है, क्राइम में इस्तिस्ना नहीं है। दूसरा फिर होगा कि दूसरे जो दीगरान है, जो बच्चे हैं, हाँ जी, उन पे कौन सा केस कोई बनता है या नहीं बनता। उन पे बज़ाहिर मैं बादी नजर में अर्ज कर दूं, हुसैन नवाज, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज पे वो जालसाजी का बनता है केस। वो कैलिब्री फॉन्ट वाला केस जो ट्रस्ट डीड बनाई गई है, फाइन, वो 2016 में या 17 में बनी है और दिखाई गई है कि 2006 की बनी हुई है। तो 2006 की तो वो बनी हुई नहीं, वो तो तय शुदा बात है। तीसरा देखना है कि मुकदमा वजीर आजम के खिलाफ अपने हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी, अच्छा, कि पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ ले रहे हो और एक गैर मुल्की निजी कंपनी के आप मुलाजिम हो, ठीक है, और वो ना MNA हो सकते हो उस सूरत में और ना वजीर आजम हो सकते। ठीक हो गया। वो भी फैसला करना पड़ेगा अदालत को, ये सुप्रीम कोर्ट को, कि क्या करना। आपने पूछा अगर नाअहली हो जाती है तो, अगर अब मैं समझता हूँ इनमें से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन तो पड़ेगा, या हलफ की खिलाफ वर्जी वाला मामला, या फोर्जरीज वाला फोर्ज डॉक्यूमेंट। अब एक और पेश कर दिया आज, फोर्ज डॉक्यूमेंट बज़ाहिर। तो ये लीगल टीम वीक है, लीगल टीम इनको फंसा रही है। अगर इतनी चीजें ना वो जालसाजी या धोखाधड़ी देते तो इतनी दफात भी ना लगती, इतने चार्जेस भी ना लगते, मामला सिंपल था। जैसे जजेस कह रहे हैं आप लंदन फ्लैट्स की मलकियत बता दें। देखो, जिन लीगल टीम से मेरी मुराद ये है कि जिन वकला ने, और मैं नहीं जानता कौन से, जिन वकला ने या अगर इनमें से किसी वकील ने एक्चुअली उन डॉक्यूमेंट्स की फैब्रिकेशन में, जालसाजी में मावनत की है और मजमून बनाया है, मिसाल के तौर पे कि ये मजमून बना लो, वो जाके ट्रस्ट डीड के नोटराइजेशन वगैरह किसी और ने कराई हो, उन्होंने तो नुकसान पहुंचाया है नवाज शरीफ को। अगर किसी वकील ने ऐसे दिन का डॉक्यूमेंट बनवा दिया है जिस दिन इंग्लिस्तान में छुट्टी है, दफ्तर बंद है, और ऐसा फॉन्ट बना दिया है जो उस वक्त इस्तेमाल या जिस वकील उसमें मशवरे में शामिल है और मशीर है और बना रहा है ऐसा फॉन्ट, ऐसा रस्मुल खत जो उस वक्त था ही नहीं। मैंने आज सेनेट में एक मिसाल दी, एक 1946 का मुकदमा। 1946 के मुकदमे में एक पार्टी ने, एक फरीक ने एक बनाई सेल डीड, बैनामा बनाया, अच्छा, और प्रॉपर्टी खरीद ली, समझ लो मलकियत खरीद ली, जायदाद। और वो उस वक्त जो लिखते थे ना वसीका नफीस, वो नीचे लिखते थे मोहम्मद असलम बकलम खुद वसीका नफीस, ताकि एविडेंस रहे किसने ये किसकी इबारत है।
उसके नीचे लिखा हुआ था मोहिउद्दीन बकलम खुद वसीका नवीस, नंबर फलाना फलाना फलाना। 1946 की ये रजिस्ट्री थी। वो मोहिउद्दीन 1940 में फौत हो चुका हुआ था। ये इस किस्म का केस है, इस किस्म का। तो ये सर हम लीडर ऑफ द हाउस पे जरा आ जाए, मेरे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है। अब जरा हमने नाजरीन को भी बताना है, साथ साथ लोग बहुत सारे सवालात हमसे डेली पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है। तो नाअहली हो गई, ये जरा पहले इस पे जरा आ जाए। पार्डन कर सकते हैं सदर साहब, माफ कर सकते हैं सजाएं? सदर साहब माफ नहीं कर सकेंगे, गालिबन नहीं। उसकी वजह यह है, हाँ, अगर नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से हट जाए तो फिर वो माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। लेकिन अगर वजारत उज़्मा पे वजीर आजम ही रहे और मतलब है हट के मुकदमा बन गया है और प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो फिर उसके मशवरे का पाबंद है वजीर सदर। ठीक, तो वो खुद मशवरा नहीं दे सकता कि मुझे माफ कर दो। मैं मशवरा देता हूं कि मुझे माफ कर दो, वो बदनीयती पे मबनी होगा। ठीक होगा, वो अदालत स्ट्राइक डाउन कर सकती है उस मामले को। कर दे। सर ये लोग कहते हैं ना, यहाँ तो फांसी की सजा भी सदर माफ कर सकता है, तो ये तो छोटी मोटी सजाएं प्राइम मिनिस्टर को हो गई तो सदर साहब माफ कर सकते हैं। नून लीग इस ऑप्शन पे गौर कर रही है कि सदर इनको पार्डन कर देगा बिलफर्ज अगर इनको सजाएं होती हैं इस मामले पर। तो सर वो लीडर ऑफ द हाउस पे जरा आ जाए, फिर क्या होगा? लीडर ऑफ द हाउस वाला मामला किस पे ट्रस्ट करेंगे? फैमिली के अंदर से किसी को बना सकते हैं? कुलसूम नवाज का नाम भी आ रहा है, कुलसूम नहीं हो सकती साहब, अयाज सादिक साहब। कुलसूम नहीं हो सकती क्योंकि कुलसूम मेंबर नहीं है कौमी असेंबली। 60 डेज के बाद अगर 45 दिन में अगर मेंबर इलेक्शन हो जाए, आई थिंक इनकी तरजीह कुलसूम बीबी होगी। अच्छा, इनकी तरजीह होगी नवाज शरीफ। बट वो सर इन द टाइम फ्रेम में जो इतना वैक्यूम आ गया 40-60 दिन का, तो उस दौरान भी तो सही बात है लीडर ऑफ द हाउस का आपको तकर्रुर करना होगा। तो किसको बना सकते हैं? ये कोई नहीं, मैं क्यास ही कर सकता हूँ। जो फ्रंट रनर है पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से, वो तो बजाय ये जो अयाज सादिक उनका, ठीक, और एहसन इकबाल है, इनके नाम। ठीक सर, चौधरी निसार कहाँ है, आपके अच्छे दोस्त? चौधरी निसार अगर उन्होंने उनका कोई अपना वो तजर्बाकार आदमी है, उनको सही टाइमिंग का पता है, उनको कमर की दर्द हो गई है। अगर वो बनना चाहेंगे वजीर आजम तो वो कोई दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश में लगते हैं। आपको लग रहा है? हाँ, कमर की दर्द। मियां साहब ये वही साजिश का जिक्र तो नहीं कर रहे कि मेरे सीने में राज दफन है, हमें मजबूर ना करें, वक्त आने पे हम सब कुछ खोल देंगे। बार बार वो कह रहे हैं ना साजिश हो रही है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन अभी वो जुबान नहीं खोलेंगे। नहीं, उनको खोलनी चाहिए। हमने तो कहा है कि भाई आप बताएं साजिश कौन कर रहा है, नाम खुल के लें। हम खुल के नाम लेते हैं कि 1977 में उस वक्त की अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और ज़ियाउल हक और उसके रुफ़का ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश की। अनवारुल हक चीफ जस्टिस थे, उनको लगाया ज़ियाउल हक ने उनको लगाया जस्टिस याकूब अली को हटा के, ताकि वो उनके हक में फैसले दे सके। फांसी का फैसला नीचे मौलवी मुश्ताक हुसैन ने दिया, चीफ जस्टिस ऊपर उसकी तौसीक एक अक्सरियती फैसले से 3 जजों ने मुखालिफ फैसला दिया, अक्सरियती फैसले से अनवारुल हक ने किया। हम कहते हैं वो जुड़े हुए थे। सही। तो आप बताएं अब कौन है सर? अब कौन है? अदलिया तो उनको टाइम दे रही है, आप खुद कह रहे हैं हाथ होला रखा गया है। दूसरी जानिब कल नवाज शरीफ साहब ने कहा 99 में भी हमारे खिलाफ साजिश हुई। डायरेक्टली तो वो इशारा कर गए कि 99 में एक कू हुआ था, मुशर्रफ साहब आ गए थे, उसके नतीजे में डिक्टेटर आ गया। मैं तो समझता हूँ इनके साजिश इनके अंदर से ही हो रही है। ठीक ना, कमर जावेद बाजवा इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो
अभी इन्होंने अपॉइंट किया है, उसको पता नहीं कितना मजबूर अगर कर देंगे बहुत ही ज्यादा तो इनके खिलाफ साजिश करेगा, वरना नहीं अदरवाइज आपको नहीं लगता इससे। और चीफ जस्टिस जो है वो साजिश में शरीक नहीं हो सकता, खासकर अगेंस्ट नवाज शरीफ।